हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम संडे को 20 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आज की जो है हमारे न्यूज़पेपर पे है। अगर न्यूज की बात करें, सबसे पहला न्यूज है पीएम सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाएगी, इसके बारे में एक बार देख लेंगे। रैप्टर मेक पावर टावर्स देयर होम्स। देखिए, जो पक्षियां वगैरह होती है ना, जो तेज उड़ने वाली पक्षियां होती है, वो क्या होती है, अपनी जो घोंसले है वो कहीं ना कहीं टावर पे बना रही है, तो इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। पाइपलाइन वर्क लीड टू वास्ट मेगालिथिक साइट्स इन केरल। क्या बताया जा रहा है, जहां पे पाइपलाइन की वर्क चल रही थी वहां पे क्या हुआ, एक मेगालिथिक साइट जो है केरल में पता लगी है, उसके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। ठीक है, अगला आर्टिकल है वर्मिंग इंड्यूस्ड ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोबल इकोसिस्टम। देखिए किस तरह से जो ह्यूमन की वजह से जो हमारी ग्लेशियर क्या हो रही है, रिट्रीट हो रही है, उसके बारे में यहाँ एक कुछ जर्नल छपे हैं, उसके ऊपर कुछ बात जो है यहाँ पे की जा रही है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड स्टार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मैग्नेटार, इसके बारे में देख लेंगे। बैक्टीरियल रीसेपिंग स्पीड हाइड्रोकार्बन ब्रेक थ्रू, ये भी हम लोग कवर कर लेंगे। और एक ब्लड ट्रेल है जिसमें यह बताया गया है जो साउथ इंडिया की तरफ, जो पंजाब में क्या हुआ था, एक मैसेकेर हुआ था। ठीक है, उस मैसेकेर से क्या हुआ था, कुछ लोग जो है साउथ की तरफ भाग गए थे, तो उस मैसेकेर के बारे में थोड़ा सा यहाँ हिस्ट्री के ऊपर जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पीएम टू सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। देखिए क्या बताया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटल इंडिया को, जो हमारी कैंपेन है उसको कब लॉन्च किया गया था, आपके 2015, यानी कि लगभग 8 साल हो गए इसको। हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए हम जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी जो निभा रहे हैं जो है G20 की मीटिंग्स। यहाँ पे इंडिया के पास क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी पे, जिसके वजह से इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को, डिजिटल इकोनॉमी को वो क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, एक नए लेवल तक इंडिया को पहुंचा सके। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हो या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं इंडिया को आगे बढ़नी होगी। इसके लिए इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे एक मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग हुई थी, जिसमें डिजिटल इकोनॉमिक की बात की गई। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में। ये वन लाइनर के क्वेश्चन में ये बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बताया, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, एक नई डिजिटल प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सके, नई तरह की वर्ल्ड जो है क्रिएट कर सके, इसके बारे में हाईलाइट किया। यहाँ पे G20 की जो मीटिंग है वो हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इसके बारे में जो हमारी जो सिक्योर या ट्रस्ट या रेजिलेंट डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की गई। यहाँ पे प्रिंसिपल जो था वो यही सारी चीजें था, क्या क्या आपके, सिक्योर था, ट्रस्टेड था और रेजिलेंट डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की गई। अगर डिजिटल इकोनॉमिक की बात की जाए, ये अभी ग्लोबल में बड़ी तेजी से क्या हो रहा है, फैल रहा है। और साथ ही साथ इसमें कंसर्न एक आती है कि भैया आप डिजिटल इकोनॉमिक को बढ़ा रहे हो, लेकिन डिजिटल इकोनॉमिक के साथ साथ ये जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया को फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिया को सिर्फ डिजिटल इकोनॉमिक की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा, डिजिटल इकोनॉमिक से रिलेटेड जो सिक्योरिटी पर्पस है उसको भी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि जो इंडिया की प्रिंसिपल्स है, हम कहते हैं सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलेंट इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी रहे। ठीक है, अब वो बनी कैसे रहेगी, वो अगर बनी तब रहेगी जब हम वर्ल्ड के साथ एक साथ होकर चले, यानी कि इंक्लूसिव तरीके से हम डिजिटल इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे क्या करें, जो है प्रमोट करें। तब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होगी कि हम जो है ग्लोबल लेवल पे, देखिए अगर इंडिया कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी अगर डिजिटल सिक्योरिटी कहीं दूसरे कंट्री से बैठ के कोई हैम्पर कर रहा है, तो उसको रोकने वाला भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इंडिया को कोलेटरली रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि बायलेटरली हो या कोलेटरली हो, रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि डिजिटल इकोनॉमी जो है इंडिया की सुरक्षित रहे। हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजों पे अभी जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि आज देखते हो हर चीज एक एआई से रिलेटेड हमारी जुड़ी हुई है। तो हम एआई से रिलेटेड चीजों को कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज करने की, इनहेंस करने की कोशिश जो है कर रहे हैं, और उसको भी डिजिटल इकोनॉमिक के साथ इनेबल करने की जरूरत है। और जिससे कि इंक्लूसिवनेस और ट्रांसपेरेंसीनेस, इसको मेंटेन करना भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें
आधार कार्ड वगैरह हो गया या फिर हमारा जनधन योजना हो गया, ठीक है, और मोबाइल बैंकिंग हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है। तो ये जो जनधन अकाउंट हो गया, आधार मोबाइल हो गया, ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल इकोनॉमी में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो आपको ए दे दिया होगा कि जनधन योजना, बी दे दिया होगा आधार योजना, मोबाइल ट्रांजेक्शन, ये सारे दे दिया होगा ऑप्शन, या नॉन ऑफ दिस पूछ रहा होगा। तो इसमें ओनली वन, ओनली टू या ऑल ऑफ दिस करके भी आपसे क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकता है। अगर हम बात करें हर महीने लगभग 10 बिलियन जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं किससे होता है, यूपीआई से। जो मैंने जैसे बताया था कि अपने कुछ आर्टिकल्स में पीछे भी मैंने बताया था, कुछ दिनों पहले कवर किया था, जिसमें यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं बाकी सारी जो एनएफटी है, आपकी जो मनी ट्रांसफरिंग है, उन सबको क्या कर दिया है, पीछे छोड़ के काफी ज्यादा आगे निकल गया। लगभग 68% जो है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे यूपीआई से, या 68 to 80% जो है यूपीआई से आज के टाइम पे ट्रांजेक्शन जो है बढ़ रहा है। और ये किस वजह से, क्योंकि हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं डिजिटल इकोनॉमिक तरफ। और डिजिटल इकोनॉमिक को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, और ज्यादा सिक्योर बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम से कम 9 सालों से लगभग चलते हुए आ रहा है, 9 साल लगभग होने वाले हैं। और यहाँ पे डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें और ज्यादा इनोवेटिव बनाना पड़ेगा, और ज्यादा सिक्योर बनाना पड़ेगा। और जो आप जैसे देख रहे हैं एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, इस तरह को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि हम बेटर डिजिटल इकोनॉमिक जो है अपनी कंट्री में बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक को। रैप्टर मेक पावर टावर देयर होम। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ स्टडी की गई है जिसपे व्हाइट बाइलेड सी ईगल पे की गई है, जो अपनी टावर कहाँ पे बना रहा है, पावर लाइन के ऊपर बना रहा है, जो कि तमिलनाडु में। अब देखिए ये जो है मोस्टली आपके कोस्ट लाइन की तरफ रहने वाले जो है पक्षियां हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, ये पक्षी जो है जो शोर लाइन है उससे 1-2 किलोमीटर अंदर में क्या कर रहे हैं, अपने टावर्स बना रहे हैं, और वो भी हाई एक्सटेंशन पावर लाइन पे, जहां पे इनको सबसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर बात करें व्हाइट बाइलेट सी ईगल की इंडिया में, जो कहीं ना कहीं काउंटर पार्ट है एक ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड से, इनका जो मेन होम माना जाता है, और वो आके यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई टेंशन वायर में अपना घर बना रही है। तो और ये जो हाई पावर टेंशन है वो मैनमेड स्ट्रक्चर होती है, कोई नेस्टिंग साइट नहीं होती है, और कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्क होती है दोनों के लिए, चाहे वो मैन के लिए हो चाहे वो पक्षियों के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, ये रिस्क होती है, और ना ही ये कोई बेनिफिशियल है किसी भी कोस्टल रैप्टर के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल चीज माना जाता है, क्योंकि अगर हम इसके रैप्टर की बात करें तो ये डायरनल मोनोजीनियस बर्ड है, जो कि आपके किसमें आता है, लिस्ट कंसर्न में आता है, रेड इंटरनेशनल IUCN के लिस्ट में। ठीक है, अगर हम बात करें जो नेस्ट है व्हाइट वायलेट सी की ईगल कहाँ पे मिला गया है, आपके पावर लाइंस में, जो कि फ्रॉम सी ऑफ रामानंदपुरम ऑफ तमिलनाडु से पाया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज दिखाता है कि हम किस तरीके से पेड़ों को जो है काट रहे हैं। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे टावर के ऊपर घर इनका जो है बसेरा होना, उसका क्या मतलब है, इसका बसेरा होना कि आप जो है पेड़ों को क्या कर रहे हो, आप कट डाउन कर रहे हो, जिससे पेड़ों की मात्रा क्या हो रही है, खत्म हो रही है। और जब पेड़ों की मात्रा खत्म होगी, उनको क्या चाहिए कि भैया उनकी जो नेस्टिंग होनी चाहिए वो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 1.4 मीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए, ताकि वो वहां पे घर बना सके। और जब इतने मीटर का उनको पेड़ मिलेगा नहीं, आप उन पेड़ों को काट दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो किन चीजों पे घर बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके जो हाई एक्सटेंशन जो पावर लाइन है वहां पे बनाएंगे, क्योंकि इनको एक्चुअली हाइट वहां पे मिल जाती है। तो पेड़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहे हैं, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं लीस्ट कंसर्न है अभी, और आगे जाके किस तरह से ये और प्रॉब्लम करेगा वो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पाइपलाइन वर्क लीड टू वास्ट मेगालिथिक साइट्स इन केरल। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है साइट मिली है, ठीक है, सिंगल साइट जो है वो मिला है, जिसमें ये बताया गया है जो मेगालिथिक हेडस्टोन है, हेडस्टोन जो है वो क्या है यहाँ पे मिले। अब ये हेडस्टोन होता क्या है, हेडस्टोन जो अगर हम बात करें मलयालम में थोपी कल्लू, ठीक है, थोपी कल्लू इसका नाम है। इस तरह की चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो
आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मलयालम में इसको क्या कहते हैं, थोपी कल्लू। अगर ये क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल लेटराइट स्टोन होता है जिसका इस्तेमाल एक ब्यूरियल अर्न जो है वो मेगालिथिक पीरियड में किया जाता था। मतलब अगर किसी को दफनाया जा रहा है तो उसमें जो ब्यूरियल अर्न जिसमें रखा जाता था उसके ढक्कन के रूप में क्या किया जाता था, इसको यूज किया जाता था। ठीक है, इसी को कहा जाता था क्या, आपके हेडस्टोन। और भी बहुत सारे जगह पे आपको हेडस्टोन मिलेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं पे जो मूर्ति वगैरह होती है उनके ऊपर जो है शेड करने के लिए इस तरह की जो है जो पत्थर जो वगैरह है वो रखे जाते हैं। ठीक है, तो वो पत्थर क्या होते हैं, हेडस्टोन का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है और बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेडस्टोन एट अनप्रोटेक्टेड साइट इन द स्टेट। अब जो ये अनप्रोटेक्टेड साइट था तो यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में हेडस्टोन जो है कहीं ना कहीं मिले हैं जो अनप्रोटेक्टेड है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि भैया लोकल पीपल की वजह से क्या होती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये हेडस्टोन पे दिख भी रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ का ये कहना है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल रेलिवेंस है हेडस्टोन का, कहीं ना कहीं बहुत सारी तरीके से इसके ऊपर लोगों ने क्या किया, घर बना दिया है, लैंड खोद खाद दिया है, तो जिसके वजह से ये पूरी तरह से क्या हो चुके, खराब हो चुके। लेकिन जो भी अभी आपके सामने मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आर्कियोलॉजिकली सर्वे के लिए। ठीक है, या जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ये कब पाया गया, ये आपकी जब पाइपलाइन का वर्क हो रहा था तो वहां पे क्या हुआ, ये साइट को खोजा गया और वहां से क्या किया गया, बताया गया ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस तरह के लोग जो रहते थे वो 2000 साल पुराने लोग हैं और उनके जो रेलिक्स है वो कहीं ना कहीं ब्यूरियल साइट पे मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज की बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है वार्मिंग इंड्यूस्ड ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोबल इकोसिस्टम। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ग्लेशियर से रिलेटेड है और प्लस ज्योग्राफिकल टर्म्स भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को जो है देखते रहिए। देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ह्यूमन जो है हाई एमिशन आज के टाइम पे कर रहा है, जिसके वजह से चाहे वो आप अंटार्कटिका की भी ले लो और ग्रीनलैंड को भी ले लो। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाफ जो है मतलब रिट्रीट हो रहा है, लेकिन मैं इनको मान के चलता हूं कि अंटार्कटिका हो या ग्रीनलैंड हो, हर किसी की आइडेंटिटी जो है आपकी ग्लेशियर है कहीं ना कहीं पिघल रही है। अगर ये बात की जाए यही सिनेरियो आगे तक रहा तो लगभग हाफ ऑफ एरिया जो कवर है ग्लेशियर किससे, अंटार्कटिका से अलग है और ग्रीनलैंड आइस से अलग है, वो कहीं ना कहीं रिट्रीट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आपके पास 100% इस टाइम पे है तो इस सेंचुरी के एंड होते होते या अगली सेंचुरी के आते आते ये कम से कम 50 रह जाएगा और आपको इसको कहीं ना कहीं एक बड़े कंसर्न के रूप में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और जिसके वजह से ये किसमें, एक स्टडी जो है पब्लिश हुआ था नेचर में, उसमें कहीं ना कहीं इसको बताया गया और इसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल और सोसाइटी कैस्केडिंग जो सीक्वेंस है उसको बताया था। मतलब पुरानी तौर से, मतलब पीछे के तौर से कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो पहले करके आ रहे हो उसका इफेक्ट आज दिख रहा है, यानी कि पहले जो आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे हो उसका इफेक्ट जो है आज कहीं ना कहीं दिख रहा है। और इसी चीज को रोकने के लिए इस बात पे जो है जोर दिया जा रहा है कि आप अभी अगर कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने की कोशिश करोगे तो 21 सेंचुरी कहीं ना कहीं इस रिट्रीट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चीज को बताया जा रहा है। जो एक हाई एमिशन सिनेरियो की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा है, हाई एमिशन सिनेरियो किसको कहते हैं, इन विच जिसमें ग्लोबल गैस का एमिशन जो है ट्रिपल हो जाएगा, कब, 2075 तक। ये बताया जा रहा है 2075 जब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस जो है 3 गुना बढ़ चुका होगा, जिसके वजह से जो आधी जो आपकी ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर चुके होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग हाफ ऑफ 2022 की ग्लेशियर एरिया है कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएंगे 2100 ईस्वी में। मतलब यहाँ पे अगर 21वीं शताब्दी तक हम पहुंचे, 21 सेंचुरी तक पहुंचे, तो 2020 में जितनी ग्लेशियर हमारे पास एरिया है अभी अंटार्कटिका और आपके ग्रीनलैंड को छोड़ के, उतने एरिया में बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब हाफ ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा। और ये किस वजह से होगा, ये आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा और ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नेट जीरो एमिशन को अचीव करना पड़ेगा आपके 2050 तक। इस चीज की भी बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं 2050 तक, अगर हम नेट जीरो एमिशन तक पहुंच पाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारी लॉस है वो अप्रोक्सीमेटली 22% होगा, ना कि आपके 50% तक पहुंचेगा।
ठीक है, यहाँ फिर भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्रांस और अदर की देखें तो लॉस ऑफ ग्लेशियर एरिया कितनी रेंज बताई जा रही है, 22% से 51% तक यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा ही होगा, इस चीज को बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि 21st सेंचुरी तक जाते जाते जो डिक्लाइन है ग्लेशियर की आउटसाइड ऑफ ग्रीनलैंड और आइस शीट की, कहीं ना कहीं नई टेरिटोरियल मरीन और फ्रेश वाटर लेक जो है कहीं ना कहीं बनाएगा। जैसे कि आप नेपाल देख सकते हैं, इतने बड़े एरिया में फिनलैंड देख सकते हैं, तो उन सब एरिया में क्या होगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ग्लेशियर है, ग्लेशियर कहाँ पे होता है, पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर जब ग्लेशियर पिघलती है तो अलग अलग सिचुएशन बनती है, पहाड़ कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कट के बाहर निकल के, तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। देखिए, आप ये इमेज को देख सकते हैं, जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे क्या था, आपके ग्लेशियर था, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या हुआ, ग्लेशियर से भरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ग्लेशियर रिट्रीट करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सारे एरिया होगा, ठीक है, ये सारे एरिया क्या होगा, ग्लेशियर से भरा हुआ होगा। ठीक है, अब ये ग्लेशियर से भरा हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका रिट्रीट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी तरह से कर दूं, अब देखिए, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे से रिट्रीट करना स्टार्ट होगा, मतलब पिघलना स्टार्ट होगा। जब ये पिघलना स्टार्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ जो इसका चोटी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चोटी टाइप का, इसको क्या कहते हैं आप, हॉर्न कहते हैं। ये जो चोटी टाइप का है इसको क्या कहेंगे, हॉर्न कहेंगे। ठीक है, देखिए, इस चोटी को हॉर्न कहते हैं। और चोटी के साइड साइड में ये जो बन जाएगी, इसको एरिटी कहते हैं, एरिटी। ठीक है, ये जो बन जाएगी आपकी एरिटी, क्योंकि जो पिघलेगा वो कहीं ना कहीं आपका डिपोजिट इरोजनल प्रोसेस करेगा, और इरोजनल के साथ साथ ये वाले पार्ट जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, रिट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाले पार्ट क्या होंगे, हटना स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ जो इसमें डिपोजिशनल है उसको भी वो बहा के ले जाएगा और एक खड्डे टाइप का बन जाएगा। जब ये खड्डे टाइप का बन जाएगा इस टाइप के, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्क। क्या कहते हैं, सर्क। और जब ये बड़े मात्रा में बन जाएगा, जब ये बड़े मात्रा में एक आपका हैंगिंग वैली का रूप जो है ये ले लेगा, और यहाँ पे जो छोटे छोटे अमाउंट में ये जो पानी इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, लेक्स हो जाएगा। इसको हम लोग टार्न भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टार्न। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं हैंगिंग वैली के रूप में ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, और गिरते गिरते ये क्या होगा, आपके नदियों नालों की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है टॉपिक था, मैंने आपको इसको भी, ज्योग्राफिकल टर्म को भी आपको समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, वल्फ रेट स्टार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मैग्नी तार। देखिए, यहाँ समझाने का क्या है, ये जो आर्टिकल मैंने लिया है, ये आर्टिकल एक्चुअली में यहाँ पे एक वर्ड समझाने की है आपको, है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताऊंगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो ऑब्जर्वेशन या स्टेलर इवोल्यूशन है, ठीक है, जो भी हमारी जो आकाशगंगा है, जिसको हम लोग स्टेलर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो तारों का समूह वगैरह होते हैं, उनका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हॉट हीलियम रिच वल्फ रेड स्टार जैसी इंडिकेट करती है, और जो कि प्रोड्यूस करती है क्या, मैग्नीटार, जो किससे एक्सप्लोड हुआ है, आपके सुपरनोवा से। यहाँ आपको मैं सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, इनके बारे में बता दूँ। ठीक है, एक स्टडी की गई साइंस में जिसमें ये पाया गया, जो न्यू इंसाइट है कि कैसे मैग्नीटार बना है, उसके बारे में बताया गया। जो मोस्ट मैग्नेटिक, मैग्नेटार जो है द मोस्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव होती है यूनिवर्स की, जो कि फॉर्म होती है। एक मैग्नेटार क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है। क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन स्टार है, और ये जो न्यूट्रॉन स्टार है वो कहीं ना कहीं पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है मैग्नेटार। और न्यूट्रॉन स्टार की बात करें, ये किससे बनी होती है, आपकी सुपरनोवा से, जो कि कहीं ना कहीं कोर मैसिव स्टार कोलैप्स के वजह से बनी है, और यहाँ से कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ है आपके मैग्नेटार का, जो कि अभी तक भी अनक्लियर है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ सुपरनोवा और आपके न्यूट्रॉन। देखिए, जब यूनिवर्स बनती है, स्टेलर इवोल्यूशन कैसे होता है, एक नेबुला बनता है, ठीक है, गैस का समूह बनता है, और वो गैस का समूह या तो दो ही चीज बनेगा, एक मेन सीक्वेंस बनाएगा या हाईली मासेस स्टार बनेगा। ठीक है, जब वो मास सीक्वेंस बनेगा तो वो क्या होगा, बड़ा जाइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मास स्टार है वो कहीं ना कहीं बड़े स्टार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक प्लेनेटरी नेबुला के रूप में बन जाएगा, और फिर वो धीरे 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 अपनी एनर्जी लॉस करते 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 व्हाइट ड्वार्फ के रूप में पहुंच जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ के रूप में पहुंच जाएगा। अगर वही नेबुला अगर हाई मास स्टार बनता है, ठीक है, हाई मास स्टार,
यहाँ पे क्या था, लो और मीडियम मास स्टार की बात थी, ठीक है, जैसे कि आपके सन वगैरह, ठीक है, और सन आपका क्या बन जाएगा, एक टाइम पे जाके व्हाइट रॉक भी बन जाएगा, ठीक है। अगर एक हाई मास स्टार बनता है तो यहाँ का मेन सीक्वेंस क्या होगा, ये एक सुपर जाइंट बनेगा और सुपरनोवा बनेगा, और सुपरनोवा बनने के बाद यहाँ पे दो कंडीशन आएगी, या तो वो हाई मास स्टार फिर से कन्वर्ट हो जाए और वेरी हाई मास स्टार में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो ज्यादा मास स्टार में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ब्लैक होल में, जो आप बहुत सारे ब्लैक होल हमारे जो है अभी तक खोजा गया। और अगर ये सुपरनोवा हाई मास स्टार में कन्वर्ट होता है तो ये एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी न्यूट्रॉन स्टार से आपका क्या निकला है, मैग्नेटार निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बैक्टीरिया रीसेपिंग स्पीड हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन। देखिए क्या बताया जा रहा है, ऑयल ईटिंग में एक बैक्टीरिया बताया गया, एल्कानी बोरेक्स बोर्क्यूमेंसिस। क्या है, एक बैक्टीरिया है जो सर्वाइव करती है अपने किससे, कंज्यूमिंग करती है हाइड्रोकार्बन, जो कि किससे लेती है, कार्बन और एनर्जी सोर्स है, ठीक है। इन दोनों से क्या नाम है, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाती है जिससे कि वो सर्वाइव करता है। यहाँ पे जो समझाने का मतलब है वो है बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या होता है, बायोफिल्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको भी लेके आया हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोफिल्म्स का फॉर्मेशन जो है एक बड़ा रोल निभाता है डिग्रेडेशन और कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन को अगर ले रहे हो तो उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको डिग्रेड करना या कंजप्शन करना, उसके लिए हाइड्रोकार्बन को कहीं ना कहीं करने के लिए आपको बायोफिल्म फॉर्मेशन जो है करना पड़ेगा। आप अकेला चाहो, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा है और यहाँ पे बहुत बड़ा रोटी का टुकड़ा, बहुत बड़ा, क्या आप अगर मान लीजिए आप रोटी खाते हो, 6 रोटी खाते हो, ठीक है, 6 जो है आप ब्रेड जो है खाते हो, चपाती खाते हो, अगर आपको एक दिन में कि 15 खाने को दे दिया जाए, क्या आप खा लोगे, तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक पर्सन अगर 6 चपाती को खाता है, तो यहाँ पे अगर आपके साथ आपके ब्रदर या सिस्टर इंक्लूड हो जाए तो ये थोड़ा सा जो है अमाउंट को कम किया जा सकता है, और अगर आपके फादर इंक्लूड हो जाए तो और ज्यादा कम जो है वो इंक्लूड हो सकता है, यानी कि कवर अप हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है यही फिल्म बायोफिल्म्स का भी काम है। बायोफिल्म्स का फॉर्मेशन जो है वो इसी वजह से होता है, जो कि ज्यादा कंजप्शन करना होता है उस कंजप्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक एक्सपोज होते हैं किससे, ऑयल फॉर्मेशन थिन डेंड्राइट बायोफिल्म से। यानी कि एक बायोफिल्म बनती है, देखो क्या होता है इसमें, अगर आपको मैं और जूम करके दिखाऊं, ये कुछ बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया करती क्या है, ऑयल सेल की एक तरह की आपकी बायो फिल्म जो है बनाती है। अब इसमें सारी बैक्टीरिया आ गई, अब ये सारी बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, और जब इसके अंदर मैच्योरेशन आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इनके अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन आएंगी तो ये क्या करेंगे, सब एक साथ कंज्यूम करेंगे, और जब सब एक साथ कंज्यूम करेंगे तो उसको पूरी तरह से क्या कर देंगे, मैच्योर होने की पोजीशन पे आ जाएंगे, और जैसे ही एक बार मैच्योर हो गए तो वो क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, और डिस्पर्स होने के बाद फैल जाएंगे अलग अलग एरिया में, ठीक है। ये इसका प्रोसेस। चलिए अगर बात करें जो ये कंजप्शन के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया को, जिससे कि वो एक्सीलरेट कर सके अपने कंजप्शन को। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल है ब्लड ट्रेल फ्रॉम 1857 वर्ड टू फाइट डाउन साउथ। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे क्या हुआ है कि 1857 की जो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वहां पे एक मैसेकेर के बारे में, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में बहुत कम ही शायद कहीं पे पढ़ते होंगे, तो पढ़ते होंगे, क्योंकि ये साउथ में मोस्टली जो लोग हुए थे, मतलब जहां पे ये हुआ था, एक्चुअली में ये घटना हुआ था पंजाब में, लेकिन यहाँ से कुछ लोग जो है आपके यूपी हो गए, आपके साउथ हो गए, उस तरफ वहां पे क्या किए, वहां से छोड़ के माइग्रेट हो गए उस हादसे के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ये मैसेकेर हुआ था, उस मैसेकेर को क्या कहा जाता है, आपके अजनाला मैसेकेर। क्या है ये, अजनाला मैसेकेर। इसमें जो बताया गया है कि ये जो हुआ था, कब हुआ था इवेंट, 1857 के टाइम पे हुआ था, जिसमें जो पर्सन थे जो बाहर के एकेडमी के होते हैं, उनसे जो है वो क्या है, वहां पे इस चीजों को मतलब जो घटना हुई थी उसमें लोगों को, जो इन्फेंट्री है, जो सेना है, जाने माने सेना है, उनको क्या किया जाता, मार के कुओं में डाल दिया गया था। ये बड़े एरिया में हुआ था, मतलब बड़े बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूडेड थे, जिसमें ये बताया गया है, जो प्रोफेसर चौबे है, इन्होंने प्रोसेस में एनालिसिस किया, जो रिमेन्स है 282 मैन, जिसके बोन्स जो है फाउंड किए गए थे कब, फेब 2014 में, जो कि एक ओल्ड वेल में, यानी कि एक जो कुआं है
कुएं में उनको क्या किया था, मार के उनमें डाल दिया जाता, जिसमें जो अजनाला है वो कहाँ पे है, आपके अमृतसर पंजाब में है, जो कि एक साइंटिफिक जो है आज के टाइम पे लोगों जो मैन है वहाँ पे अभी भी उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। और वो जो लोग रहने वाले हैं वो कहाँ के गैंगेटिक प्लेन के थे। और जो उस घटना के बाद बहुत सारे जब सर्चर मारे गए तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, पलायन कर गए किस तरफ, आपके यूपी की तरफ, ठीक है, यूपी की तरफ या फिर आपके साउथ की तरफ जो है वो चले गए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि उनके फैमिली वैमिली को भी बहुत ज्यादा फोर्सिंग किया गया, हैरेस किया गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, यहाँ से चले गए। अगर हम बात करें 2014 की, सुरेंद्र कोचार एक एमेच्योर हिस्ट्रियन थे, उन्होंने पाया कि ये जो वेल है, जो कुआं है, उसके नीचे एक गुरुद्वारा, जो कुआं किसके अंदर था, एक गुरुद्वारा के, अजनाला के गुरुद्वारा के अंदर था, ठीक है, नीचे था, जहां पे 200 यानी कि 282 सोल्जर के जो स्केलेटन है वो पाए गए, उनके साथ उनके बुलेट्स, एपिलोड्स और जो कॉइन्स है वो भी पाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इनको क्या किया गया था, उस रिवोल्ट के दौरान गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनको कहीं ना कहीं जो सोल्जर थे वो भी वैसे, ये नहीं कि बिल्कुल ही अनजान थे, कुछ जाने माने सोल्जर भी वहां पे नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे और क्या बताया, जो वो लोग थे, जो एंसेंटर थे वो, और जो लोग वहां के कुछ लोग थे वो भी कहीं ना कहीं भाग के अलग अलग जगह पे पहुंच गए, दुमतहार, रायबरेली, और फिर कब, आफ्टर 57 के बाद, 1857 की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद। और यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूपी और तमिलनाडु के गवर्नमेंट से कि वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके एंसेंटर रहते हैं, उनकी लैंड और पीपल रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो इनके डीएनए सैंपल से उसको मैच करा के उस चीज को देख सके कि जो मार्टेर है यानी कि जो शहीद हुए हैं, जो उनके बारे में पता लग सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पता लग सके। आप अगर देखना चाहेंगे कि किस तरह के मैसेकेयर हुआ था, ये है वो कुआं जिसके अंदर से जो है ये चीजें पाए गए। और इसमें करीब करीब बहुत सारे, ये देख सकते हैं आप, इसके स्केलेटन और इनके जो सर वगैरह है वो पाए गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये था पूरी आर्टिकल। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।